नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजू के बैनर्जी, जो सुनाता हूं आपको ज्ञान की बातें। दोस्तों, फिर मैं आ गया हूं आपके निकट एक और ज्ञान के पथ पे आपको ले जाने के लिए। और आज हमारे साथ में मौजूद है एक ऐसे कलाकार, एक ऐसे फनकार, एक ऐसे आर्ट के जानकार जिससे आप रूबरू होंगे। उनका नाम है प्रिया श्री और वो हमारे स्टूडियो में मौजूद है। मैं बुलाना चाहूंगा अपने स्टूडियो में और आपसे मिलाना चाहूंगा। वो बताएंगे अपने जीवन की कहानी, किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा एक छोटे से गांव से लेकर मुंबई बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री तक की कहानी वो बताएगी अपनी जीवन। नमस्कार प्रिया जी। नमस्कार संजू जी, शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए अपने स्टूडियो में। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि हमारे साथ में जो मौजूद है प्रिया श्री, ये एक आर्ट डायरेक्टर है। अब आर्ट डायरेक्टर कौन होता है, उनका काम क्या होता है, मैं उसके बारे में थोड़ा आपको बता दूं। आप जो भी फिल्म देखते हैं, हिंदी सिनेमा हो, एड फिल्म हो, टेलीविजन हो, उनका जो आर्ट का काम होता है, चाहे वो ड्राइंग रूम हो या सजावट हो, किसी तरह का आर्ट जो होता है वो उनका काम होता है। हाल फिलहाल में कोई बड़ी फिल्म देखे होंगे, मुगले आजम देखे होंगे, उनका जो महल बना था वो भी किसी आर्ट डायरेक्टर ने ही किया था। और एक और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जिस तरह से आपने देखा होगा पद्मावत जो महल का सीन था और तमाम तरह के जो सीन होते हैं, वो काम होता है एक आर्ट डायरेक्टर का। तो हमारे साथ हमारे पास मौजूद है प्रिया जी, उनका कार्य है एज ए आर्ट डायरेक्टर। शुक्रिया संजू जी। एज एन आर्ट डायरेक्टर हमारा काम होता है, अगर राइटर ने एक शब्द लिख दिया है कि एक परी अपने महल में रहती है, अब ये हम कैसे बनाएंगे, इसको बनाने का काम हमारा होता है कि परी के लिए महल क्या होगा, वो कैसा दिखेगा, वो कैसा विजुअलाइज होगा, या उसकी सुंदरता कैसी होगी, वो बादलों में रहेगी कि आसमान में रहेगी, कि उसमें फूल होंगे कि तारे होंगे, ये हम बनाते हैं। अगर उसको परी बनाना है तो उसके लिए महल बनाना है। अगर वो विलेन है तो उसके लिए आपको डंजन बनाना है। रियलिटी में बनाने का काम हम करते हैं। वाह, बहुत ही सुंदर है प्रिया जी। अगर एक शब्दों में इस बात को रखे, सपने को सच्चाई में, रियलिटी में बनाना हमारा काम है। हम रोज सपने देखते हैं, हर दिन सुबह उठ के नया सपना देखते हैं, उसको बनाते हैं, फिर दूसरे दिन एक नया सपना देखते हैं। बहुत अच्छी बात है। मैं आपको बता दूं कि एज ए कोई भी राइटर कोई भी कहानी लिखता है और उस कहानी के जितने भी पात्र होते हैं, उसके जीवन से जुड़ी जो भी कहानियां होती है, चाहे वो बचपन की कहानी हो, चाहे वो जवानी की कहानी हो या फिर बुढ़ापा की कहानी हो, वो कैसा पहनते हैं, वो कैसे घर में रहते हैं, उनकी सजावट कैसी है घर की, बचपन में कैसा रहता था, जवानी में कैसा रह रहा है, एवं बुढ़ापे में वो किस लेवल में कहाँ पहुंचा है, वो पूरा जो डायरेक्शन होता है आर्ट का, ये काम है प्रिया जी का। तो प्रिया जी, मुझे बताइए कि आपका जन्म कहाँ हुआ? जी, मेरा जन्म जमशेदपुर में हुआ था। जमशेदपुर में आपका जन्म हुआ था जी। और आपकी पढ़ाई लिखाई कहाँ हुई है? पटना में पढ़ाई की है, फिर ग्रेजुएशन दिल्ली में की थी। दिल्ली में? हाँ। तो मैं जानना चाहूंगा कि आप पटना कहाँ से हैं? मैं पटना में पुनाईचक से हूँ। तो आपका बचपन पटना में बीता? मेरा बचपन पटना में बीता। मेरी पूरी जिंदगी पटना में, और एक छोटा सा शहर है बक्सर, बॉर्डर पे है, गंगा नदी के तट पे आती है बक्सर, मैं वहाँ पे रही हूँ। वहाँ मैंने बहुत सारी पिक्चरें देखी थी अपनी जिंदगी में। तो मेरा बचपन जमशेदपुर, बक्सर और पटना के बीच में बीता है। वाह, बहुत अच्छा। अभी तो जमशेदपुर झारखंड हो गया है। हाँ, उन दिनों वो बिहार हुआ करता था, वो झारखंड का पार्ट हो गया है। हमारे लिए तो आज भी वो बिहारी है। आपका बचपन कैसा बीता? मेरा बचपन बहुत अच्छा था, हसीन था। जिंदगी बहुत सिंपल थी। उस जमाने में जिंदगी हसीन हुआ करती थी। हर संडे को हम एक पिक्चर देख लेते थे किसी की, शाहरुख खान आ जाता था। तो अच्छी बीती है बचपन। अच्छी पढ़ाई लिखाई की। मेरे पेरेंट्स ने मुझे कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाया, माउंट कार्मल में पढ़ाई किया, फिर नॉटर डेम में पढ़ाई किया। पढ़ाई क्योंकि मैं बिहार की हूँ वो बहुत ज़्यादा
इम्पोर्टेंट पार्ट था हमारी ज़िंदगी का कि पढ़ना है। लेकिन फिर भी मेरे पास एक कला था, मैं बहुत पेंटिंग किया करती थी बचपन से। क्या बात कर रहे हैं? बहुत छोटी थी, एक कहानी है, जब मैं शायद 4 साल की थी या केजी में थी, जू है पटना में बहुत बड़ा, मैं और पापा घूमने गए थे और मैं खुद जाके पेंटिंग कंपटीशन में बैठ गई। तो मेरे पापा ने उस दिन मेरे लिए कलर्स और बुक्स खरीद के दे दिए कि जाओ बेटा पेंट करो। जीतना नहीं जीतना वो अलग बात था, लेकिन वो मेरे फादर का जो सपोर्ट था कि हाँ बेटा तू पेंट कर, तुझे जो अच्छा लगता है तू कर, उस दिन से मैंने पेंटिंग कभी नहीं छोड़ी, जो मैं आज तक करती आई हूँ। तो कहीं ना कहीं ये पेंटिंग का जो एक सपना था, पेंटिंग करने का जो एक बोलते हैं ना एक जुनून था, कहीं ना कहीं ये पेंटिंग आपको बॉलीवुड तक ले आया? हाँ ज़रूर, पेंटिंग ही मुझे बॉलीवुड तक लाया, उसने मेरे सोच को बदला। लोग कहते थे 2+2 4 होता है और मैं दिमाग में 2+2 शेप बनाती रहती थी हमेशा। तो मुझे पेंटिंग के थ्रू इमेजिनेशन करने का बहुत मौका मिला। मैंने बहुत सारे पेंटिंग कंपटीशन में गई, ऐसे कोई मुझे थॉट्स दे देता था, मैं उस पर पोस्टर्स बनाती थी। स्कूल में ड्रामा ऑर्गेनाइज करने लगी, मैं इवेंट्स ऑर्गेनाइज करने लगी, क्योंकि आपकी क्रिएटिविटी बढ़ती जाती है। आप जितना सोचते हो, जितना पेंट करते हो, आप उतना ही ऑब्जर्व करते हो। तो पढ़ाई तो साथ में थी ही मेरे, लेकिन ये मेरा एक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी बन गया, जिसके थ्रू मैंने अपने आप को ढूंढना स्टार्ट कर दिया। मेरे लिए एक नया विजन आ गया था जिंदगी में कुछ करने का, और रंग दिखने लगे मुझे, जिंदगी में रंग दिखते हैं। तो ऐसा बचपन से होता रहा कि मैंने बहुत सारे मैंने ऐसे नोटिस किया कि भाई आसमान में भी कितने कलर हैं। तो वो सोचते सोचते आप पेंटिंग करने लगते हो और आप उस दुनिया में खो जाते हो। अच्छी थी, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है कि आपके पूजनीय पिताजी ने आपको बढ़ावा दिया। तो आपके फादर क्या करते हैं? मेरे पापा लेबर कमिश्नर थे बिहार में जी। उनको गुजरे हुए कुछ साल हो गए हैं। कभी कितने साल हो गए? 2018 में उनकी मौत हो गई थी, हो गया कुछ साल। और आपकी माताजी? माताजी हैं, मेरी मम्मी भी बिहार गवर्नमेंट में ही काम करती है। अच्छा, आपकी माताजी भी बिहार गवर्नमेंट में काम करती है। ओह, और आपके ब्रदर? मेरे भाई हैं, वो छोटे हैं, उन्होंने हिंदू कॉलेज से पढ़ाई की हुई है और वो लिटरेचर के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं। और क्योंकि हमारे पापा कमिश्नर थे तो उनको IAS बनने का शौक चढ़ा हुआ है, तो वो मेहनत कर रहे हैं कि वो अफसर बन जाए। तो आप लोग कितने भाई और कितने बहन हैं? 2 बहनें और 1 भाई है। एक बहन भी है मेरी, छोटी आपसे? हाँ, मुझसे छोटी है, जो इंजीनियर है। उनको कोडिंग बहुत पसंद था, उसको 10th में 100 आ गया था कंप्यूटर में, उसके बाद उसने नहीं छोड़ा। तो आज वो MS करके US में बहुत अच्छे से सेटल हो गई है। सो यही हम 3 लोग हैं, और कुत्ते बिल्लियां हैं मेरे पास। नहीं, वो तो आप फिर आप मुंबई में चलिए। तो अब ये तो हम आपके बचपन में ही थे। करेक्ट। कृपया करके आप बचपन में लौट आइए। मैं लौट जाती हूँ, चली गई। आप इमीडिएटली क्यों आ रहे हैं मुंबई शहर में? आएंगे। आपका कॉलेज कहाँ हुआ? ये भी एक बहुत दिलचस्प स्टोरी है, मैं बता सकती हूँ अगर आप जानना चाहें तो। मैं पढ़ने वाली बच्ची थी और मुझे डॉक्टर बनना था, फिर मुझे इंजीनियरिंग करनी थी, और हमने बहुत मेहनत किया, बहुत पढ़ाई करते हैं हमारे। मैं आपको बता दूं कि बिहार वो जगह है जहां पढ़ाई को बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण दिया जाता है। वहाँ का एक बहुत ही फेमस डायलॉग है, क्योंकि ये मैंने ही लिखा था और मैं आपको सुनाना चाहूँगा कि आधी रोटी खाएंगे फिर भी स्कूल जाएंगे। तो ये कहानी है बिहार, झारखंड, बंगाल की। तो हाँ प्रिया जी, आप बोलिए। हाँ, सो वैसे ही क्योंकि मैं पढ़ने में अच्छी थी और मेरे फादर चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूं या इंजीनियर बनूं, तो मैं बहुत पढ़ाई करती थी। मैंने बहुत सारे एग्जाम्स भी दिए 12th में, आप देते हो IIT का, IEEE का, एम्स का एग्ज़ाम। एक वीकेंड मेरी छुट्टी थी और निफ्ट का एग्ज़ाम होना था उस दिन। बहुत दिनों पहले एक मूवी आई थी ट्रैफिक सिग्नल, उसकी जो हीरोइन थी वो नॉटर डेम अकेडमी की प्रोडक्ट थी। तो उनको स्कूल में बुलाया गया था और बहुत तारीफें हुई और तालियां बजी। बहुत तारीफें और तालियां बजी थी उनके लिए। उस दिन मैंने सोचा यार क्रिएटिव फील्ड में भी क्यों कुछ किया जा सकता है। मेरे पिताजी ने मुझे बिहार गवर्नमेंट का फॉर्म भरने के लिए, बिहार इंजीनियरिंग का फॉर्म भरने के लिए पैसे दिए थे। मैंने बोला कि मैं गई फॉर्म लेने दुकान पे, लेकिन मुझे निफ्ट का फॉर्म दिख गया
और मैंने निफ्ट का फॉर्म खरीद लिया उस दिन, और बिहार इंजीनियरिंग का नहीं लिया। बहुत डांट पड़ी थी मुझे, ये क्या लेके आ गई हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करना है तुम्हें। फिर पापा ने बोला कोई बात नहीं, अब ले आई हो तो भर ही दो। तो ऐसा मैंने भर तो दिया। फिर जब एग्जाम का टाइम आया तो एक ऐसा संडे था जिस दिन मेरे पास कोई एग्जाम नहीं था और निफ्ट का एग्जाम था। तो मैंने बोला कि मैं जा रही हूँ एग्जाम देने। तो पापा बोले अच्छा चलो। मेरे पापा थोड़े सपोर्टिव थे, वो बोलते थे बच्चों को जो दिल में आए वो करना चाहिए। तो मैंने जाके एग्जाम दे दिया, ना पढ़ाई की ना सोचा, लेकिन क्योंकि इतनी प्रिपरेशन ऑलरेडी हो चुकी थी और मैं बचपन से पेंटिंग करते आई, मैंने निफ्ट का एग्जाम दे दिया। और भगवान का कहाँ से साथ आया या भगवान का रास्ता दिखा कि मेरा फर्स्ट राउंड में हो गया। सेकेंड राउंड का उसका एग्जाम कोलकाता में था, और संजोग कहिएगा बेसिकली कि मैं उस समय काठमांडू से वापस आ रही थी फैमिली ट्रिप से, और मैं कोलकाता जाने वाली थी और एक दिन बाद एग्जाम था। तो पापा ने बोला एक दिन रुक जाते हैं यहाँ, और हमने उसका जो प्रैक्टिकल एग्जाम होता है वो भी दे दिया। और आप नहीं सोचोगे, मुझे उस समय ऑल इंडिया 108 रैंक आ गया था, जो मेरे सोच के भी परे था। मुझे आज भी पता है कि आनंद सर का तो सब नाम जानते हैं। मेरा IIT में नहीं हुआ था, कुछ नंबरों से छूट गया था, तो मुझे था कि एक साल ड्रॉप करके आप वापस IIT की तैयारी करो, पढ़ाई करो, आनंद सर के यहाँ कोचिंग लो। मैं आनंद सर का एग्जाम दे के वापस आ रही थी, तब तक मेरे पापा ने बताया, वो भी अजीब बात थी कि पापा मुझे लेने आए थे। तो मैंने बोला आप क्यों आए हो? तो बोला चलो बातें करनी है, वो पैदल चलते वॉक करके बातें करते। तो उन्होंने बताया फोन आया है, तुम्हें 108 रैंक आया है ऑल ओवर इंडिया, तो तुम्हें क्या करना है? मैंने कुछ नहीं बोला, और मेरे पिताजी ने सिर्फ एक शब्द बोला, वो करो जो तुम्हारा दिल चाहता है। ये चीज तुम बिना मेहनत के कर सकती हो और तुम्हें बहुत पसंद है। सो मैंने हाँ बोला। इसके पहले कि हम घर पहुंचते और बातें करते, मेरे और पापा के बीच में ये हो चुका था कि मैं निफ्ट में जा रही हूँ। और ऊपर वाले का साथ बोलो या क्या, मुझे निफ्ट का जो बेस्ट कॉलेज था दिल्ली में, वहाँ प्लेसमेंट मिल गई। और मुझे डिजाइनिंग कपड़ों से उतना प्यार नहीं था जितना फोटोग्राफी से प्यार था। मेरे पापा फोटोग्राफर हुआ करते थे पहले के जमाने में। एक जमाने में आपके फादर एज ए फोटोग्राफर थे? एज अ फोटोग्राफर नहीं थे, उन्हें मम्मी की फोटो खींचने की बहुत शौक। अरे वाह! इट वॉज अ शौक। एंड मेरे पापा लिखते थे, उनको पोएट्री का शौक था। उन्होंने कितनी डायरीज लिखी हुई हैं, कहानियां लिखी हुई हैं। लेकिन उस जमाने में कला को उतनी वैल्यू नहीं होती थी शायद। तो जब मुझे ये मौका मिला, मेरे फादर ने मुझे कभी नहीं रोका। तो मुझे फोटोग्राफी का बहुत शौक था। तो दिल्ली के कैंपस में मुझे फैशन एंड कम्युनिकेशन डिजाइन एक कोर्स होता है, वो मिल गया, जो निफ्ट दिल्ली में मिलना उस समय के लिए बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। उसमें उन्होंने हमें फोटोग्राफी सिखाई, बहुत सारी चीजें सीखी। मैं मानती हूँ कि ये एक ऐसी कहानी है मेरी जिंदगी की जिसने मेरी जिंदगी बदल दी। और वहां से, मैं सच बताती हूँ, वहां से मेरी जिंदगी की एक्चुअल में शुरुआत हुई और मैंने पूरी दुनिया को बहुत अलग नजर से देखना शुरू कर दिया। वाह! यहाँ से आपका कला की शुरुआत हुई। करेक्ट। कला की शुरुआत मेरी उस दिन से हुई जिस दिन मैंने निफ्ट में एंट्री मार दी। अच्छा। ये बात सच्चाई है। और कोई था मेरे साथ जिसने मुझे ये रास्ता दिखाया। मैं बहुत खुश हूँ इस बात से कि मैंने कला के हाथ को पकड़ लिया। उसने मेरा बहुत साथ दिया जिंदगी में। वो भी सुन रहा है कहीं ना कहीं आपकी बातें चुपके चुपके, उनको भी धन्यवाद दीजिए। हाँ। भाई जिन्होंने प्रिया जी का मदद किया है उनको भी धन्यवाद। देखिए आपने जो मदद किया उस समय, आज प्रिया जी का स्थान एक बॉलीवुड में है, एक आर्ट डायरेक्टर के रूप में। तो आपका मेहनत जो दम रंग लाया, याद रखिएगा। चलिए मैं भी सच्चे दिल से आपको धन्यवाद देता हूँ। प्रिया जी प्लीज धन्यवाद दीजिए। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया। सच बताऊं तो अगर मेरे पापा मेरा साथ नहीं देते तो मैं आज यहाँ नहीं होती। आज उनकी वजह से ही मेरे में इतनी हिम्मत है और कहीं ना कहीं भरोसा है कि जिंदगी अच्छी कट जाएगी। चलिए, निफ्ट दिल्ली के बाद मुंबई कैसे आना हुआ? तो मैं निफ्ट में ग्रेजुएशन कोर्स है 4 साल का, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी। वो बहुत ज्यादा फैशन से रिलेटेड था और मुझे फैशन पसंद था, लेकिन मेरे जहन में फोटोग्राफी और फिल्में बहुत ज्यादा फोटोग्राफी और फिल्म बहुत ज्यादा मायने रखते थे। हाँ, मेरे जिंदगी में फोटोग्राफी और फिल्में बहुत मायने रखने लगी थी। हम ऐसा कोर्स पढ़ रहे थे जिसमें वो हमें राइटिंग सिखाते थे, फोटोग्राफी सिखाते थे, पेंटिंग सिखाते थे और आर्किटेक्चर भी सिखाया थोड़ा।
और एक सोच दे दिया आपको कि आपके पास एक सोच हो कम्युनिकेट करने का। जैसा मास कम्युनिकेशन होता है उसी का फैशन कम्युनिकेशन था, तो फैशन बेस्ड था, तो मुझे फैशन समझ आती है। मैंने बहुत सारे लोगों से मिले, बहुत सारे लोगों के साथ फैशन इंडस्ट्री में भी काम किया। तरुण तेलियानी वहाँ पे बहुत बड़े नाम थे उस समय, उनके साथ इंटर्नशिप की, उनके साथ उनका फिनाले, ग्रैंड फिनाले विल्स लाइफस्टाइल का जो हुआ था उसमें पार्टिसिपेट किया। और मुझे लगा कि मुझे फिल्मों से प्यार है। मुझे याद है एक बार हम कमीने देखने गए थे कि शाहिद कपूर और विशाल भारद्वाज। हाँ, तो मैं कमीने देख रही थी बैठ के, और मुझे कहानी से ज्यादा कैमरा समझ आ रहा था। ऐसा मुझे लग रहा था कि अरे मुझे कैमरा समझ आ रहा है, कहाँ से कहाँ मूवमेंट हो रही है। तो मेरे जहन में ये बात आई कि मुझे फिल्मों में जाना चाहिए। फिर मुंबई आप कौन से ईयर में आए? 2011 में आप बॉम्बे आए। हाँ, मैं उस समय ऑलरेडी कॉलेज में ही थी। कॉलेज के फाइनल ईयर तक मुझे ये बात समझ आ, मुझे ऐसा, मैं चाहती थी फिल्म इंडस्ट्री में काम करना। हैरी पॉटर मेरा प्यार था, अवतार उस समय आई थी, एंड अवतार देखने बाद मुझे लगा कि अलग दुनिया है, आप कुछ बहुत नया क्रिएट कर सकते हो। तो मैंने ढूंढना स्टार्ट किया कि इंडिया के जो सबसे बड़े प्रोडक्शन डिजाइनर हैं या आर्ट डायरेक्टर हैं, जो हमारे यहाँ आर्ट डायरेक्टर बोला जाता है, हॉलीवुड में इसको प्रोडक्शन डिजाइनर बोला जाता है, तो उनको ढूंढना स्टार्ट किया। तो उसमें बहुत सारे नाम आए, नितिन देसाई, साबू सिरिल, समीर चंदा। तो मैंने कोशिश किया कि इनके साथ प्रोजेक्ट मिल जाए। फाइनल ईयर ऑफ कॉलेज में आपको एक प्रोजेक्ट करना होता है, तो बहुत मेहनत से, मुझे याद है 31 दिसंबर को मुझे नितिन देसाई के यहाँ से कॉल आया कि आप आ सकते हो। क्या बात कर रहे हैं? उनके HR, मैंने बहुत कॉल किए उस समय, तो ना आपका व्हाट्सएप था, मेल भी बहुत कम चलता था, तो मैं कॉल करती थी सुबह से उठ के, सुबह 9 बजे से उठ के मैं लोगों को कॉल करती थी, कोई तो मेरा फोन उठा ले। और आपके पास कांटेक्ट नहीं है, हम कोई ऐसे घर से नहीं आ रहे जहाँ पे सारे लोग हैं, लेकिन ये मुझे पता था कि मैं ऐसी जगह जाना चाहती हूँ जहाँ मैं कुछ सीखूं। और नितिन देसाई उस समय इंडिया में सबसे बड़े प्रोडक्शन डिजाइनर, आर्ट डायरेक्टर थे, जिन्होंने हम दिल दे चुके सनम, देवदास, बहुत सारी मूवीज की थी। दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा कि नितिन देसाई हमारे बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के बहुत बड़े नाम हैं एज ए आर्ट डायरेक्टर में, जिन्होंने हम दिल दे चुके सनम, देवदास एवं तमाम बड़ी फिल्में की हैं। और उनका एक बहुत बड़ा स्टूडियो है, इंडी स्टूडियो के नाम से जाना जाता है। स्टूडियो बहुत ही फेमस है, बहुत ही बड़ा है, बहुत नामचीन स्टूडियो है। तो प्रिया जी बहुत ही लकी हैं कि उनका पहला काम नितिन देसाई के साथ में था। बोलिए प्रिया जी। हाँ, बहुत मेहनत की मैंने, और मुझे याद है 31 दिसंबर के रात को मेरे पास दिल्ली में एक फोन आया कि आप आ सकते हो, पैसे तो नहीं देंगे लेकिन आप आके 4 महीने यहाँ पे इंटर्नशिप कर सकते हो। दिल्ली की सर्दी में मुझे याद है मैंने अपने घर पे फोन किया और पापा को बोला मैं बॉम्बे जा रही हूँ कल। 20-21 साल की लड़की अगर दिल्ली से बोल रही है कल बॉम्बे जाएगी, तो फैमिली वाली परेशान भी हो जाएंगे, क्योंकि कोई है, हमारा कोई फैमिली का बॉम्बे में रहता नहीं था। मैं बहुत छोटे शहर से हूँ, और मोस्टली जितने लोग आते हैं वो या तो बैंगलोर जाते हैं या तो दिल्ली जाते हैं। तो मेरे पापा ने बोला रुको मैं आता हूँ, उन्होंने, हाँ वो आता हूँ। और मुझे याद है रात की 1 जनवरी 2011 की रात की सर्दी में हम निजामुद्दीन स्टेशन पे मैं और मेरे पिताजी बैठे हुए थे ठंड में, ट्रेन के इंतजार में, क्योंकि ट्रेन उस सर्दी में, उस दिन मैं वहां से बॉम्बे आई और 2 तारीख को बॉम्बे पहुंची और नितिन देसाई के यहाँ काम शुरू किया। तो कौन सा था पहला प्रोजेक्ट आपका? मैं जब नितिन देसाई के यहाँ थी, क्योंकि मैं डिजाइनर थी, मेरे हाथ में डिजाइन कर सकती थी, मैं सिर्फ कला कर सकती थी, तो मुझे जो प्रोजेक्ट मिला था एडलैब्स इमेजिका का थीम पार्क चल रहा था उनके यहाँ, जो पिछले कुछ सालों से चल रहा था जी। तो उसमें एक प्रोजेक्ट था अली बाबा और 40 चोर। अली बाबा और 40 चोर का थीम पार्क बना हुआ है एडलैब्स इमेजिका में, जो पुणे हाईवे पे है। उसका फ्रंट फसाड डिजाइन करना था जो किसी से क्रैक नहीं हो रहा था। मैं उसी प्रोजेक्ट पे काम कर रही थी। पहले मैं एज एन इंटर्न काम कर रही थी, तो छोटे छोटे काम, कुछ डिजाइनिंग, कुछ स्केचेस कर रही थी। वहाँ जो प्रोजेक्ट जिसने मुझे नितिन देसाई के सामने खड़ा किया वो ये था, उसका फ्रंट फसाड बनाना था, जो मेन एंट्री गेट बनाना था वो क्रैक नहीं हो रहा था, क्लाइंट को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था उनके। तो मैंने बोला मैं बैठी हुई हूँ और मेरे पास थोड़े बहुत ही काम देते थे वो मुझे, तो मैंने बोला मैं ट्राई करती हूँ बनाने में क्या है। तो हमने डिजाइन किया, 3 डिजाइन सेलेक्ट होके गए थे। मेरी डिजाइन नितिन देसाई को इतनी पसंद आ गई कि वो बोले कि नहीं यही जाएगा प्रेजेंट होने।
तो 3 डिज़ाइन गया था, मेरा एक और 2 और उनके बहुत सीनियर डिज़ाइनर थे। लेकिन क्या हुआ, कैसे हुआ, मेरा जो वो डिज़ाइन था वो बहुत पसंद आ गया क्लाइंट को, और आज के डेट में वो फसाड बन के रेडी है वहाँ पे। क्या बात है। तो इस तरीके से मुझे नितिन देसाई ने भरोसा दिखाया कि हाँ, ये बंदी कुछ कर सकती है। फिर उसके बाद उन्होंने मुझे बहुत सारे काम दिए, झांकियाँ बनाई तो मैंने। वो भी आपके कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा होगा जो आपका जब डिजाइन सिलेक्ट होता है, इतने बड़े आर्ट डायरेक्टर के सामने आपका डिजाइन सिलेक्ट होता है, वो फ्रंट में आता है, जबकि आप कह रहे हैं कि 2 और बड़े आर्ट डायरेक्टर ने अपने डिजाइन रखे थे लेकिन उनका सिलेक्ट नहीं हुआ, आपका सिलेक्ट हुआ। तो कहीं ना कहीं इसमें आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ऊंचा हो गया। जरूर, बहुत ऊंचा हो गया। मुझे ऐसा लगा चलो मैं इंडस्ट्री में लड़ सकती हूँ, पहला स्टेप रख सकती हूँ और लोग मेरी बात सुनेंगे। तो ये कॉन्फिडेंस तो मेरे में जरूर आया उस दिन। तो ये आपका जर्नी स्टार्ट हुआ बॉलीवुड में एज ए आर्ट डायरेक्टर असिस्टेंट के रूप में। हाँ, मैं उस समय इंटर्न थी, मतलब बहुत छोटे थे हम, तो इंटर्न बोल सकते हैं। बट हाँ, एज अ डिजाइनर मेरी स्टार्ट हो गई, मेरी बात लोगों ने सुननी स्टार्ट कर दी वहाँ पे। ये फिर कारवा आगे बढ़ता गया। फिर दूसरा प्रोजेक्ट कौन सा किया आपने? उसके बाद ये बहुत दिन चला। उसके बाद उनके पास एक झांकी होती थी जो महाराष्ट्र को रिप्रेजेंट करते हैं हम अपना न्यू दिल्ली में, रिपब्लिक डे के दिन वो झांकी का डिज़ाइन था। फिर मैं रिसर्च बेसिस पे थी। उनका एडलैब्स इमेजिका का प्रोजेक्ट बहुत बड़ा था, उसमें छोटे छोटे बहुत सारे सीन डिज़ाइन करने थे। मार्केट प्लेस था, घर था, कोई कासल था, बहुत सारी चीज़ें थी। तो वो उसका मैं पार्ट बन गई उस प्रोजेक्ट का। मैं नितिन देसाई के साथ एक्चुअली सिर्फ 6 महीने रही थी, क्योंकि मेरा कॉलेज का ग्रेजुएशन प्रोजेक्ट ख़त्म करना था मुझे, और उसके बाद मुझे कॉलेज वापस जाके उसको प्रेजेंट करना था। तो मैं 6 महीने तक ही वहाँ पे थी। तो मेरा उसके दौरान मेरा मेन प्रोजेक्ट जो चला था वो एडलैब्स इमेजिका का ही प्रोजेक्ट चला था, अलीबाबा और 40 चोर। अलीबाबा और 40 चोर। उसके बाद मैं वापस गई दिल्ली, पढ़ाई ख़त्म की अपनी। उस समय मेरी जॉब लग गई थी बैंगलोर में, जो मुझे जाना नहीं था। तो ऐसा बहुत मिन्नतें करके मैं वापस बॉम्बे आई कि चलो मैं वापस स्ट्रगल करती हूँ। आप इंटर्नशिप कर लेते हो फ्री में, आपको बुरा नहीं लगता है कि ठीक है चलो हमने 6 महीने, मैंने दिल्ली में भी बहुत फ्रीलांस काम किया था, तो थोड़े बहुत पैसे थे कि सर्वाइव हो जाऊंगी। लेकिन जब मैं वापस आई बॉम्बे तो मुझे पैसे चाहिए थी, और इंडस्ट्री थोड़ी स्टिफ है इस मामले में कि वो जब पैसे देने की बात आती है या बहुत कम में स्टार्टिंग होती है, जब तक आपका नाम ना बने तब तक आपको थोड़ी मेहनत और थोड़ी स्ट्रगल करनी ही पड़ती है, क्योंकि लोग आपको पहचानेंगे, जानेंगे, तभी आपको पैसे मिलते हैं। दोस्तों मैं बता दूं कि इंडस्ट्री का एक रूल्स है, जब तक आपको लोग नहीं जानते हैं, चाहे आप किसी भी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, चाहे आप आर्ट डायरेक्टर हो, मेकअप आर्टिस्ट हो, डायरेक्टर हो, राइटर हो, सॉन्ग राइटर हो, कोरियोग्राफर हो, DOPs हो, जब तक आपको इंडस्ट्री पूरी अच्छी तरह से नहीं जानती है, आप कोई बड़ा काम नहीं किए हैं, तब तक इंडस्ट्री आपको भरोसा नहीं करती है और इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट नहीं देती है। राइट? एकदम करेक्ट बोला आपने। और क्योंकि बॉम्बे में रहना और सरवाइव करना बहुत मुश्किल है, वो तो सब जानते हैं कि कितनी महंगी है ये शहर, तो मैंने एक नौकरी पकड़ ली इन डिज़ाइन स्टूडियो में। मैंने एक जॉब लिया था ग्रैंड मदर डिज़ाइन स्टूडियो में। ओके। ग्रैंड मदर डिज़ाइन स्टूडियो रिटेलिंग और ब्रांडिंग करता था। उस समय इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट डिज़ाइन स्टूडियोज़ में से एक था। यहाँ बैंड्रा लिंकिंग रोड में एक हैब करके प्रोजेक्ट है। उस समय एक्सपीरियंशियल रिटेल स्टोर्स, जो आजकल हम देखते हैं कि टच स्क्रीन हो गया है, लाइट्स चेंज हो रहे हैं, उस समय नया नया आया था। तो वो हैब करके एक स्टोर है उषा का, जो मैंने बनाया। मैंने ग्रैंड मदर डिज़ाइन स्टूडियो में 1 साल के करीब, 1 साल भी नहीं, आप बोलोगे 11 महीने के करीब मैंने काम किया। मैंने उनके इस प्रोजेक्ट पे काम किया था ताकि थोड़े पैसे आ जाए मेरे पास, क्योंकि सर्वाइवल भी ज़रूरी है। एक पॉइंट के बाद जब आपने इतनी पढ़ाई की होती है, और तो लगता है हम बहुत साधारण फैमिली से आते हैं जी, तो आपको पैसे भी कमाने हैं, जो कहीं ना कहीं बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। तो मैंने 1 साल के करीब तो पैसे भी कमाने इसलिए कि मुंबई में रहना है, सरवाइव करना है। मैंने माँ बाप के पास भी उतना ही पैसा है जो जिंदगी को सही तरीके से जी सकते हैं। हाँ, आपके सपनों के लिए पैसा नहीं होता है। हाँ करेक्ट। वो सपने पूरे करने वो दिखा सकते हैं कि देखो सपने, लेकिन मेहनत खुद ही करनी है, पैसे खुद ही कमाने हैं, और हम बोझ भी नहीं बनना चाहते हैं। जब आप खुद इतनी मेहनत कर सकते हो और भरोसा है कि कुछ कर लेंगे, तो आप अपने फैमिली पे, अपने पेरेंट्स पे बोझ नहीं बनना चाहते हो, तो
वो एक समय था कि 1 साल मैंने इसीलिए नौकरी की, और अच्छा था, बुरा नहीं था। डिजाइन में ही एक दूसरा, जो आज हम सेट बनाते हैं, उस समय हम रिटेल स्टोर बना रहे थे, किसी ब्रांड के लिए काम कर रहे थे, किसी की शॉप बना रहे थे, कुछ इंटीरियर कर रहे थे, कुछ एग्जीबिशंस कर रहे थे। तो वो भी एक तरीके का काम ही है हमारे लिए जी। लेकिन मैंने उस समय जॉब की, थोड़ा सेविंग किया, क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप अपने आप को अपने ऊपर मेहनत करो। आपको खाना भी है सही, पीना भी है, हेल्थ भी सही रखना है, तभी आप सरवाइव कर पाओगे, बिल्कुल। तभी आप आगे बढ़ पाओगे, तभी आप काम भी कर पाओगे। तो वो 1 साल किया मैंने। उस 1 साल के बाद मुझे रियलाइज हुआ, बस अब मुझे अपने वापस अपने जो करने में आई थी बॉम्बे, वो करना चाहिए, क्योंकि अब अभी भी ये सोच में हूँ कि आप कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। तो प्रिया जी, ये बात कहीं ना कहीं सत्य है कि जो भी इंसान जो सपना देखता है, जैसे मान लीजिए आप सपना देखे एज ए आर्ट फील्ड में जाना है, कोई सपना देखता है उसे कलाकार, एक एक्टर बनना है, कोई सपना देखता है कि मुझे डायरेक्टर बनना है, कोई सपना देखता है मुझे सॉन्ग राइटर बनना है, सिंगर बनना है। तमाम तरह के लोग सपने देखते हैं और उस सपने को पीछे भागते हैं। तो क्या ये उचित है कि जो इंसान जो बनना चाहता है उसी पथ पे चले, चाहे उस पे हारे या उस पे जीते? ये आपकी अपनी सोच पे होता है। रास्ते आपके पास 10 रहेंगे, आप किस रास्ते पे चलना चाहते हो ये हर इंसान पे खुद डिपेंड करता है। नहीं, मेरी बात वो नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये है, जिस तरह से आपने कहा कि मैंने अभी जॉब छोड़ दी, आपने कहा जॉब छोड़ दी, जरूर। तो जॉब छोड़ने के बाद आप फिर से आर्ट डायरेक्शन में आ गए। कारण ये क्योंकि आपको एज ए आर्ट डायरेक्टर ही बनना था। मुझे अपने सपनों पे चलना था। मुझे ऐसा लगता है ऊपर वाले ने हर इंसान के अंदर कला का एक गुण दिया है, या कुछ एक कला दिया है, भले वो आज कोडिंग हो या पेंटिंग हो या राइट, कोई भी हो, आपको अपने दिल की सुननी चाहिए, क्योंकि वो है आपके अंदर। हाँ। और आपको उस रास्ते पे चलना चाहिए, भले कितना भी कठिन हो, लेकिन आप वो पार कर लोगे, ऐसा मुझे। मेरा कहने का अर्थ ये है कि मैं फिर से उसी बात को दोहरा रहा हूँ, इंसान को चाहे जो कुछ भी बनना हो, मैंने कहा कि एग्जाम्पल दिया, राइटर, डायरेक्टर, इंजीनियर, पायलट या साइंटिस्ट, उसे उसी पथ पे चलना चाहिए। जरूर। 100 बार हारेंगे लेकिन एक बार जीतेंगे। वही मैं बोलूं, बिल्कुल उस पथ पे चलना चाहिए। एटलीस्ट इंसान को एक बार कोशिश जरूर करनी चाहिए कि इस पथ पे चलो, और कोशिश करने से दूसरा स्टेप भी मिलता है उस पथ का। ये मुझे बहुत अच्छे से पता है कि जिस चीज को आप पाना चाहते हो, आपको उसकी ओर जाना है, तभी उस रास्ते पे आपको चलना ही पड़ेगा। चाहे आप 100 बार क्यों ना हारे, चाहे आप कितनी बार ना गिरे, आप उठोगे। अगर मैं आज ऐसा काम करती जिसमें मेरे पास बहुत सेफ्टी है, बहुत पैसे हैं, बहुत स्टेबिलिटी है, लेकिन मैं खुश नहीं हूँ, मेरी जिंदगी में दर्द है, मैं हर दिन रात को आके दुखी हूँ कि क्यों मैं यहाँ इस ऑफिस में बैठी हुई हूँ, उससे अच्छा है मैं 2 पैसे कम कर रहा हूँ, लेकिन मैं घर आके खुश हूँ, मैं हंसूं, मेरी जिंदगी में जीवन जीने का मकसद हो। बिल्कुल। ये मुझे लगता है हर इंसान को मानना चाहिए। दोस्तों, मेरा कहने का अर्थ आप सभी लोग समझ गए होंगे। चाहे आप जो भी सपने देख रहे हो, आपको कलाकार बनना है, आपको डायरेक्टर बनना है, आपको एक्टर बनना है, आपको संगीतकार बनना है, या आपको फिल्म मेकर बनना है, या आपको जो भी आपके सपने हैं, उस सपनों के प्रति आप चल पड़िए। हो सके आप एक बार हार जाएंगे, हो सके आप एक बार गिर जाएंगे, लेकिन डरिए मत, क्योंकि आप जितने बार गिरेंगे उतना ही मजबूत होके खड़ा होंगे, याद रखिएगा, उतना ही जानकार होके आप खड़ा होइएगा, याद रखिएगा। क्योंकि आप जब गिरते हैं, तो आप जब उठते हैं, तो आपके अंदर वो सारे ज्ञान, वो सारे विद्या आपके अंदर समाहित हो जाता है, जिस पथ पे आप चलना चाहते हैं। तीसरा प्रोजेक्ट कौन सा किया आपने? उसके बाद मैंने वापस, जैसा ये इंडस्ट्री आपको स्ट्रगल देती है, 1 साल का स्ट्रगल किया, बहुत सारे स्टूडियोज में भटकी, बहुत सारे प्रोडक्शन डिजाइनर के पास गई। एक चीज मैं जानती थी, मैं वापस काम ढूंढना स्टार्ट किया कि मुझे कोई एक अच्छा प्रोजेक्ट करना है जिसका इंडस्ट्री में थोड़ा नाम हो, जो रिलीज हो, जिसका वैल्यू हो, वो ढूंढना स्टार्ट किया। मैंने 2012 के एंड स्टार्टिंग से ही एज अ फ्रीलांसर काम करना शुरू कर दिया। डिजाइनिंग तो मुझे आने लगी थी, तो मैं छोटे मोटे डिजाइन के काम करने लगी थी। साथ ही साथ मैंने ढूंढना स्टार्ट कर दिया इंडस्ट्री में कोई एक अच्छा प्रोजेक्ट मिल जाए। बहुत लोगों को फोन किया। लोग कहते हैं कि आपके पास
नेटवर्क होना चाहिए। लोग ये नहीं समझते नेटवर्क आपको बनाना पड़ता है। वो आपके हाव भाव, आपके विचार से लोग मिलेंगे, आपको जानेंगे और तभी सामने से काम आएगा। बिल्कुल। ये कार्यक्रम 1 साल चला। तो आप मुझे बताइए कि आपके स्ट्रगल के दिनों में आपको किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा? देखो, बहुत सारी चुनौतियां आती हैं। आप अलग अलग टाइप की चुनौतियां, आप बहुत सारे प्रकार के लोग मिलोगे। मैं ना एक्चुअली सबको ये बात कहती हूँ, मैं आपको भी बता रही हूँ। एक सर्कल है लाइफ में जिसके बाहर से हम ये चकाचौंध की दुनिया देखते हैं, जो हमें बहुत पसंद है, हमें लगता है वहां पहुंचना है। लेकिन वो जो बॉर्डर लाइन है, आप सोचो स्टेडियम है, हम स्टेडियम की भीड़ है और हमें स्टेडियम के अंदर जाके पिच पे खेलना है और हमें पता नहीं है अंदर कैसे जाने। तो आप जब बॉर्डर लाइन पे रहते हो, आपको हर प्रकार के लोग मिलेंगे। ऐसे लोग मिलेंगे जो बोलते पैसे नहीं है, काम कर लो। अब आप अगर लड़कियां हो और अगर आप गलत संगति में फंस जाओगे, वैसे लोग भी मिलते हैं। तो आपके साथ में ऐसा हुआ? क्योंकि आप तो एक कन्या है, सुंदर हैं और ये तो मैं ऐसे क्या लोग मिले आपको जो आपकी सुंदरता और आपकी मासूमियत का फायदा उठाना चाहता होगा? आपको मिलेंगे जरूर ऐसे लोग। लेकिन एक अच्छी बात मैं बता दूं इस इंडस्ट्री के, वो सामने से बोलते हैं, धोखा नहीं देंगे आपको। वो आप पे डिपेंड करता है, आप उनको ऑफर एक्सेप्ट करना चाहते हो या नहीं चाहते हो। एक चीज बहुत क्लियर था मेरे दिमाग में, मुझे अपने कला पे बहुत भरोसा था कि अगर मेरा कला में ताकत है तो मुझे काम मिल जाएगा। उसके लिए मुझे किसी के आगे पीछे करने की जरूरत नहीं है। मैं जो काम करती हूँ उसके मुझे पैसे दे दो, वो मेरे लिए बहुत थी। तो हाँ, स्ट्रगल होता है, आप बहुत प्रकार के लोगों से मिलते हो। लेकिन एक चीज जो मैंने अपने स्ट्रगल के दिन में सीखी थी कि जो लोग सच में काम करते हैं, जिनको अपने कला से प्यार होता है, वो सच में सिर्फ कला पे ही मेहनत करते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। हाँ, जो सच्चे कलाकार होते हैं वो कला के प्रति अपने जीवन को समर्पित कर देते हैं। करेक्ट। बिल्कुल, जिस तरह से आपने अपने जीवन को समर्पित किया एज ए कलाकार के रूप में, एज ए आर्ट डायरेक्टर के रूप में। हाँ, मतलब तो प्रिया जी, और फिर हम आगे बढ़ेंगे। मुझे बताइए इसके बाद फिर कैसा रहा ये स्ट्रगल? 1 साल का रहा, उसके बाद फिर आप कहाँ गए? ये स्ट्रगल 1 साल का रहा। उसमें मुझे याद है एक दिन वासी खान के यहाँ से फोन आया मेरे पास। रामलीला आई थी वासी खान की। तो मैं रामलीला बैठ के, रामलीला आई नहीं थी उस समय, रामलीला की शूटिंग हो रही थी। इतने दिनों में पता चल गया था क्या क्या फिल्मों की शूटिंग हो रही है। मैं बहुत कॉल करती थी। तो वासी खान के 4th असिस्टेंट का मेरे पास फोन आया था कि उनका कोई एक असिस्टेंट बीमार पड़ गया है कि तुम आना चाहोगी। मैंने ना आगे देखा ना पीछे, मैंने बोला हाँ। वो उन्होंने मुझे एज अ 5th असिस्टेंट बुलाया अपने शूट पे। ना मैं शूट पे गई, मैं रामलीला के शूट पे थी, सिर्फ नाम था मेरे पास कि रामलीला की शूटिंग हो रही है। उनका जो लास्ट का गाना है जिसमें प्रियंका चोपड़ा डांस करती है और वो ऐसे दिया जलाती है, मैं उसके लिए माचिस ढूंढने गई थी। ये काम था मेरा पहला प्रोजेक्ट में वासी खान के रामलीला में। मैं सिर्फ माचिस ढूंढ रही थी क्योंकि जो मेरा सीनियर था उनको चाहिए था एक पर्टिकुलर, क्योंकि आप जानते होंगे अगर भंसाली साहब का, हम सब जानते हैं वो इतने पर्टिकुलर होते हैं। तो मुझे काम मिला था, मुझे यही काम मिला था कि तुम अलग अलग वैरायटी की माचिस ढूंढ के लाओ जिसकी तिल्ली का रंग अलग अलग हो। अरे बाप रे। तो ये मेरा पहला प्रोजेक्ट था। बट क्योंकि आप ये सोच रहे हो दिमाग में कि आप संजय भंसाली के प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, संजय लीला भंसाली के प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, वासी खान बहुत बड़ा नाम हो गए थे उस समय, उनके साथ काम कर रहे हो, तो भले मैं 5th असिस्टेंट थी। मैंने बोला हाँ मैं जरूर करूंगी और मैंने वो काम किया। रामलीला में तो मुझे क्रेडिट भी नहीं मिला है, मैं ऐसे लास्ट असिस्टेंट थी। तो इतना ही सुकून था कि मुझे नेक्स्ट प्रोजेक्ट मिल जाएगा। तो उसके बाद उनकी दूसरी पिक्चर आई भूतनाथ रिटर्न्स, उसमें मुझे एज एन असिस्टेंट काम मिला था। जिसको मैंने एक शेड्यूल किया है, वो वासी खान सर ने ही सिर्फ एक शेड्यूल ही किया था क्योंकि रामलीला के बाद वो बहुत बड़ी बड़ी फिल्में करने लगे थे और वो भूतनाथ रिटर्न्स उन्होंने छोड़ दी। अब उन्होंने छोड़ दी तो हम सबको छोड़ना था। लेकिन अब क्या बोलिएगा, किसी प्रोडक्शन वाले ने मेरा काम देखा, उनको मैं बहुत पसंद आई, तो उन्होंने मुझे बैंग बैंग के लिए सजेस्ट कर दिया। वो कहते हैं ना, अगर आप काम करते हो तो लोग देखते हैं। और मतलब मैं नहीं जानती थी उनको, मुझे आज भी याद है मेरे एक सीनियर थे प्रभात करके, उन्होंने मुझे समझाया था। बैंग बैंग और ऋतिक रोशन और कटरीना कैफ वाली। हाँ, तो मैं जब भूतनाथ रिटर्न में थी तो मुझे ना एक प्रभात करके मेरे सीनियर थे, उन्होंने बताया था प्रिया जो शूट होता है ना वो 1 डे मैच होता है। तुमने अगर छक्का मार दिया तो तुम नेक्स्ट सीरीज में आ जाओगे, अगर तुम फेल हो गई तो तुम हार जाओगे। तो जब हमने
एक्चुअली भूतनाथ रिटर्न के बाद मैंने गब्बर भी किया था। भूल ही गई, गब्बर किया था। गब्बर में ये कहानी हुई थी। गब्बर का हम शूट कर रहे थे, अक्षय कुमार था। मुझे आज भी याद है, कमालिस्तान में सुबह 6 बजे का शूट था। उस समय मुझे समझ नहीं आता है कि 4 बजे के शूट पे कैसे उठ के आप जा सकते हो। आप बिलीव नहीं करोगे, अक्षय कुमार खड़ा था वहां 5 बजे और मैं खड़ी थी वहां 5 बजे और मैं सोच रही थी बाकी लोग कहाँ हैं, क्योंकि टाइम लगता है सबको आने में, लेकिन इतने पंक्चुअल हैं वो अक्षय कुमार अपने टाइम के कि वो ऑन टाइम खड़े हो गए थे वहां पे। तो ऐसे इन लोगों के साथ काम करने आपको मोटिवेशन मिलता है। आपको लगता है जब वो इतना बड़ा आदमी इतना डिसिप्लिन्ड हो सकता है तो आप क्यों नहीं हो सकते? बिल्कुल हो सकते। तो वही कहीं ना कहीं ये लोग, जैसे इंडस्ट्री में बोलते हैं ना, कहावत है कि हमारे बच्चन साहब, अमिताभ बच्चन समय से पहले पहुंचते हैं। वो अगर आप यकीन मानिए, जिस दिन अगर 7 बजे का शिफ्ट रहा तो डायरेक्टर, राइटर, कोरियोग्राफर, डीओपी, जितने भी तमाम डिपार्टमेंट के लोग हैं वो उनके 5 बजे से पहुंच जाते पहले, क्योंकि बच्चन साहब ऑन टाइम पे आते हैं। मैं भूतनाथ रिटर्न में उनके साथ पूरा गाना किया था, पार्टी विद द भूतनाथ। वो मेन थे। मुझे आज भी याद है, जब बच्चन साहब को आप पहली बार देखते हो, आप वैसे ही उनके बहुत बड़े फैन होते हैं। ऑन टाइम के पहले उनकी वैनिटी में वो आके वेट कर रहे हैं। जैसे ही 6 बजा वो अंदर सेट के अंदर खड़े हो गए थे। हमें उसके पहले सब कुछ अरेंज करके रेडी रखना रहता है। तो वो इतने डिसिप्लिन्ड होते हैं कि आप खुद ब खुद उस एनवायरनमेंट में अपने आप को उतना फास्ट बना देते हो। तो वो तो अपने आप में बहुत बड़ी एक्सपीरियंस होती है। और अगर बच्चन साहब, क्योंकि हम आर्ट वाले होते हैं, हमारे पास प्रॉप्स होता है, सामान होता है, और उनको भी दिखता है, वो जो बड़े एक्टर्स होते हैं, कि कौन सेट पे काम कर रहा है, कौन लोग एक्चुअल में आगे बढ़ना चाहते हैं। तो कहा जाता है कि हमारी टीम की बहुत प्रेज हुई थी बच्चन साहब के थ्रू उस समय, क्योंकि बहुत अच्छी हमारी टीम बन गई थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि चलो कहीं ना कहीं मेहनत काम आई थी मेरी। तो वही हुआ, फिर भूतनाथ किया, फिर गब्बर किया। फिर गब्बर के बाद मुझे बैंग बैंग मिल गई। बैंग बैंग एक्चुअली ऐसी प्रोजेक्ट है जो मुझे बैंग बैंग, जब मैं आई थी 2014 की बात हो गई है। 2014 में जब बैंग बैंग स्टार्ट हुई थी, वो ऑलरेडी 4 साल पहले शूट होके बंद हो चुकी थी। तो जब वो वापस शुरुआत हुई है, तब से मैं उस प्रोजेक्ट में हूँ। जैसे मैंने बोला कि एक प्रोडक्शन वाले ने मेरी मेहनत देख ली थी और उन्होंने मेरा नाम रिकमेंड कर दिया। तो मैं सिर्फ ऐसा ट्रायल बेसिस पे मुझे बुलाया गया था ऋतिक रोशन और कटरीना कैफ के साथ। एज ए आर्ट डायरेक्टर, ट्रायल बेसिस। हाँ, एज ए आर्ट डायरेक्टर। मैं उस समय उनकी मेन एसोसिएट आर्ट डायरेक्टर के रूप में गई थी, तो मुझे एज अ ट्रायल बेसिस पे बुलाया गया था। लेकिन मुझे आज भी याद है, जब मैं फ्लोर पे पहुंची तो सिद्धार्थ आनंद थे और सुनील पटेल डीओपी था। और मैंने जब काम करना स्टार्ट किया, उनको ना एक गाना है उसमें, जिसमें वाइट कलर का मेज बनाना था, पूरा वाइट सेट बना हुआ है। और किसी को एज अ कैमरा, जो भी मेरा असिस्टेंट पहले था वो शायद चला गया था, तो किसी को पता नहीं था। मैं अकेले फ्लोर पे थी। ऐसा सिचुएशन भी हो जाता है जब आपकी टीम की बाकी लोग नहीं रहते। और जो मैंने उस दिन काम किया, और उसके बाद उफ सॉन्ग का वो एक पार्ट है, और उस दिन जो मैंने उस फ्लोर पे काम किया, मुझे आज भी याद है, सुनील पटेल और सिद्धार्थ आनंद ने मुझे टाइगर बोलना स्टार्ट कर दिया था। मैंने बोला, सर टाइगर क्यों बोल रहे हो? बोला, तू टाइगर ही है। बिकॉज किसी को मेरा नाम पता नहीं था, लेकिन उन्होंने मुझे टाइगर बोलना स्टार्ट कर दिया। और उन दोनों को मैं इतनी पसंद आ गई कि नहीं, ये बंदी को रहने दो फ्लोर पे, ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। और विजुअली आप देख सकते हो। अगर आप हमारा काम में सबसे बड़ी बात है, आप अपनी डायरेक्टर को समझो, आप अपने डीओपी को समझो, आपके कैमरामैन क्या चाहते हैं और आपका डायरेक्टर का विजन क्या है। अगर आपने उन दोनों को साथ में रख दिया और आपने वो क्रिएट कर दिया वहां पे, तो वो उनके लिए बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ी बात। और डिटेलिंग, लोग देखो, इंटीरियर में और हमारे काम में अंतर क्या हो जाता है कि वो छोटा सा दाना भी ना, वो बड़े स्क्रीन पे 180 mm स्क्रीन पे जो दिखता है ना, तो वो डिटेलिंग आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको कितना परफेक्ट बना दो। दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा कि जब भी आप कोई गाना देखते हैं फिल्म में या कोई भी आप सेट देखते हैं, तो उसका बारीकी से बारीकी में काम किया जाता है और हर एक डिटेल्स की जानकारी के साथ में काम किया जाता है। कहीं भी ऐसा ना लगे कि ये स्क्रीन में गंदा दिख रहा है, और वो लगे तो फिर से दोबारा पेंटिंग, दोबारा सेटिंग, दोबारा डिजाइन किया जाता है। तो उसमें बहुत समय चला जाता है। इसलिए एक आर्ट डायरेक्टर का बहुत बड़ा जिम्मेदारी रहता है, बहुत बड़ा जवाबदारी रहता है कि छोटी से छोटी गलती ना हो। राइट?
एक्चुअली कहा जाता है, आप अगर देखोगे फ्रेम तो वो एक पेंटिंग है और वो जो आर्टिस्ट हैं वो एक कैरेक्टर है पेंटिंग का, तो वो पूरा एक साथ फुल कंप्लीट फिनिश्ड पेंटिंग लगनी चाहिए। आपके जो एक्टर है, अगर वो ऋतिक रोशन भी है, अगर वो स्नो के बीच में खड़े हैं और उसको ब्यूटीफुल लगना है, वो लगना चाहिए कि वो पूरी फ्रेम एक कैनवस की पेंटिंग है। तो वो डिटेलिंग करना हमारा काम है, ताकि वो एक्चुअली जब आप संजय सर, भंसाली सर का जब हम फ्रेम देखते हैं तो तभी वो ब्यूटी लगता है, वो लगता है कि प्यार से पिरोया हुआ है, हाँ। तो वो ही डिटेलिंग है। तो बैंग बैंग एक ऐसी पिक्चर थी जिसने मुझे ये सिखाया। मैंने इतने मतलब आपको क्या बोलूं, वो मेरी भगवान ने मेरा बहुत बड़ा साथ दिया कि मुझे वहां भेज दिया। परवेज सर हैं, ये एक्शन मास्टर हैं, बहुत बड़े एक्शन मास्टर हैं आज के डेट में। स्टंट डायरेक्टर जो कहते हैं, हम वॉर मूवी, सारे मूवीज में आजकल वही कर रहे हैं। उन्होंने मुझे एक बात बोली थी, प्रिया जो शूट हो गया ना बेटा, वो 100 साल के लिए छप गया, तू मर जाएगी वो रह जाएगा, तू याद रखना। और ये बात आज भी मुझे रोंगटे खड़े करते हैं। आप सोचो, जो एक चीज शूट हो गई, भले वो एक काला दाग हो या एक शाइन हो या सब कुछ हो, वो 100 साल के लिए छप चुका है, आप नहीं बदल सकते हो। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सही कहा आपके एक्शन डायरेक्टर ने, बिल्कुल सही कहा। क्योंकि जब भी कोई फिल्म शूट एक बार हो जाती है वो कभी मिटती नहीं, कहीं जाती नहीं। आप देखिए ना, आज 70s की फिल्म देख लीजिए, 60s की फिल्म देख लीजिए, जो पहली फिल्म आला मारा आज भी है क्या उनके सारे आर्टिस्ट नहीं हैं? हाँ, उनके कलाकार सब दुनिया से चल गए हैं भगवान के घर पे, लेकिन वो फिल्म आज भी है। तो बिल्कुल सही कहा कि एक बार जो फिल्म छप जाती है वो 100 साल के लिए छप जाती है। या तो ये कह सकते हैं कि जब तक इस दुनिया है, दुनिया के लोग हैं, तब तक वो फिल्म रहती है। और आज का जो माध्यम है, इंटरनेट है, यूट्यूब है, तमाम तरह के जो वीडियो कंटेंट जो जमा रखते हैं, उनके माध्यम से फिल्म जिंदा रहती है और हम तक पहुंचती है। आगे का सफर कैसा रहा? तो बैंग बैंग में मैं एसोसिएट आर्ट डायरेक्टर की तरह काम किया। उसके बाद दूसरी फिल्म आई ग्रेट ग्रैंड मस्ती करके, जो मस्ती का 3rd सीक्वल था, उसमें मैं एज एन आर्ट डायरेक्टर काम किया था। इंदु कुमार के साथ काम किया। उस पिक्चर को करने के बाद मुझे समझ में आया कि अब इसके बाद मैं अपना इंडिपेंडेंट काम कर सकती हूँ। ग्रेट ग्रैंड मस्ती का रिलीज के समय ही वो फिल्म की शूटिंग खत्म हुई, तो मुझे ऐसा लगा, क्योंकि उस समय फिर भी हमारे इंडस्ट्री में एक प्रोडक्शन डिजाइनर होता है जो उससे भी आर्ट डायरेक्टर के ऊपर रहता है, तो मुझे लगा कि अब मैं अपना स्टार्ट कर सकती हूँ। करना शुरू कर दिया 2015 से। 2015 के एंड 2016 का स्टार्टिंग, वो एक समय था जब मैंने प्रोजेक्ट्स अपने नाम पे लेना शुरू कर दिया था। तो पहला प्रोजेक्ट कौन सा था आपका? मेरा पहला प्रोजेक्ट था विकास खन्ना का। उस समय एक फूड शो आ रहा था, बहुत छोटा सा प्रोजेक्ट था, बहुत छोटी सी फूड डिटेलिंग की प्रोजेक्ट थी, लेकिन क्योंकि वो अपना था, मैंने बोला मैं जरूर करूंगी। वो मेरा पहला प्रोजेक्ट था। विकास खन्ना इतने स्वीट आदमी हैं, उनके साथ हमने सिर्फ टेबल डेकोर किया था। इंग्रेडिएंट्स थे उनके फूड के, कुछ रेसिपीज थे जो वो बता रहे थे, जिसका हम शूट कर रहे थे फॉर अ ट्रैवल शो, तो वो शूट किया था। वो आज भी मुझे याद है, क्योंकि आप बहुत डरे हुए होते हो, सारी जिम्मेदारियां आ जाती है। जब तक आप किसी के अंडर काम करते हो तो आप बहुत सारी चीजों को नजरअंदाज भी कर सकते हो, आप सिर्फ अपना काम करते हो। जैसे ही आप इंडिपेंडेंट होते हो, आपके पास टीम आ जाती है, आपको हर आदमी को पेमेंट देना है, आपको सही सामान लाना है, टाइमिंग करना है, मैनेजमेंट करनी है। तो वो पहला प्रोजेक्ट था, मुझे आज भी याद है। ट्रैवल शो विद विकास खन्ना था, जिसमें कुक बुक्स बन रहे थे। बहुत अच्छी थी, छोटे छोटे डिटेलिंग थी, हमने बहुत प्रकार की हल्दियाँ, मिर्चियाँ और ये सब लाए थे, बट फन था। तो ये आपका पहला प्रोजेक्ट? जी, ये मेरा दूसरा प्रोजेक्ट कौन सा था? उसके बाद मैंने बहुत किए। उसके बाद मैंने आयुष किया, फिर मैंने छोटे छोटे फोटोशूट से स्टार्ट किया। धीरे धीरे गाने मिलने लगे। मुझे जो पहला म्यूजिक वीडियो मिला था यूनिवर्सल का था, आरिफ करके मेरा फ्रेंड था, उसने बोला तू बना। मोहित सूरी जो है उनके प्रोडक्शन में हो रहा था, तो मैंने बोला हाँ मैं बनाती हूँ। तो उनका एक गाना था, पार्टी नॉन स्टॉप करके कोई एक गाना था, जिसके लिए मैंने बहुत आर्ट किया था। जो मुझे याद है ऐसा मेजर था, जो हमने 3 दिन का बैक टू बैक शूटिंग किया था, एंड उसमें बड़े बड़े आर्टिस्ट आए हुए थे जिन्होंने परफॉर्मेंस दी थी एंड ऑल दैट। वो मेरा प्रोजेक्ट, आप बोलोगे ऐसा प्रोजेक्ट था जिसमें वापस इंडस्ट्री ने माना कि हाँ ये इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट ले सकती है। तो वो मेरा पहला म्यूजिक वीडियो था। उसके बाद वहां से मुझे विक्रम भट्ट की जो यूनिट है उन लोगों ने पहचान लिया,
और उनकी पहली विक्रम भट्ट जब वेब सीरीज की स्टार्टिंग विक्रम भट्ट ने की है इंडिया में। जब माया आया, ट्विस्टेड आया, ये पहले कुछ वेब सीरीज हैं, ये 2017। उस समय मुझे विक्रम भट्ट के यूनिट में एंट्री मिल गई। उनकी फर्स्ट प्रोजेक्ट थी हद, वेब सीरीज थी। उस प्रोजेक्ट एज अ लॉन्ग फॉर्मेट आप कहें तो, एज अ लॉन्ग फॉर्मेट पहली प्रोजेक्ट जो मुझे मिली थी हद मिली थी। हद तो उसमें एज अ प्रोडक्शन डिजाइनर मैंने काम किया, मैंने टीम बनाया। फुल आपका 2 महीने का जो शेड्यूल होता है, फुल शूटिंग। वो ऐसा पहला प्रोजेक्ट था जब मेरे पास स्क्रिप्ट आई थी, एज अ प्रॉपर स्क्रिप्ट हार्डबाउंड, और मैंने फुल विजुअलाइज किया था। अच्छा, और मैंने पूरा आर्ट डायरेक्शन आपका था उस पे? पूरा प्रोडक्शन डिजाइन, पूरा आर्ट डायरेक्शन। शूटिंग कहाँ हुई थी? उसकी शूटिंग मुंबई में ही हुई थी। मुंबई में मड आइलैंड में बहुत सारे बंगलोज हैं, फिल्म सिटी है, यहीं घूमते फिरते कहानियां उसके अराउंड ही थी, तो मैंने इधर ही शूटिंग की थी। मुझे लगता है कि उसकी कहानी मुंबई बेस्ड थी ना? हाँ, उसकी कहानी मुंबई बेस्ड ही थी। मुंबई और दिल्ली बेस्ड थी। हमने 2 तरीके के घर बनाए थे उसमें, दिल्ली और मुंबई। हाँ, दिल्ली बॉम्बे अलग 2 घर। हाँ, अलग अलग। तो उसके बाद फिर आपका कारवा ऐसा चलता रहा। हाँ। बैंग से इंद्र कुमार से विक्रम भट्ट से विक्रम भट्ट ने अपनी पिक्चर दे दी मुझे। इसके पहले मैं असिस्टेंट्स की कर रही थी उनकी प्रोडक्शन में। अच्छा। फिर उन्होंने मुझे 1921 दे दी, जो मेरे लिए बहुत बड़ी फिल्म साबित हुई थी। एज ए आर्ट डायरेक्टर? हाँ, एज एन आर्ट डायरेक्टर। मैं उनकी इंडिया शेड्यूल की फुल आर्ट डायरेक्टर थी। उसके बाद उनकी दूसरी फिल्म आई थी हैक्ड करके, जो कोविड के जस्ट पहले आई थी। वो पूरी फिल्म की प्रोडक्शन डिजाइनर, आर्ट डायरेक्टर मैं थी। उसका पूरा विजुअलाइजेशन फ्रॉम स्क्रैच, बहुत बड़े बड़े सेट्स बने थे, वो सब मैंने किया था। तो ये कार्य फिर चलता चला गया। उसके बाद एड्स आते हैं। अभी पिछले साल मैंने एक शूट किया था जिसमें अफ्रीकन इंडियंस के ऊपर डॉक्यूमेंट्री हो रही थी। सो इट वाज एन इंटरनेशनल क्रू जो आके यहाँ पे शूट करना चाहती थी। जितने ब्लैक्स इंडिया में रहते हैं, कहने को अफ्रीकन अमेरिकन्स, सो उनके ऊपर शूट हो रहा था, वो हमने किया था। सो ऐसे करके फिर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आ जाते हैं। फिर मनी हाइस्ट, जो आप बहुत पॉपुलर सीरीज़ है, मनी हाइस्ट 5 का ना म्यूज़िक एंथम बना था इंडिया के लिए। वो पूरा एंथम मैंने किया था, जिसमें हमने पूरा इंडिया में घूम घूम के अलग अलग कल्चर को, अलग अलग एरियाज़ को, अलग अलग कल्चर्स को, सेलिब्रेशंस को दिखाया था, बनाया था, क्रिएट किया था। तो ऐसे ये कारवा चलता चला गया। आज भी मैं यही करता हूँ। इसका कोई अंत नहीं है। हर दिन कोई आदमी नया कहानी लिखेगा, नई सोच आएगी, वो मैं बनाऊंगी। तो एक आर्ट डायरेक्टर के लिए हर एक प्रोजेक्ट नया है। हाँ, हर एक आर्ट नया है। बिल्कुल। ये आपका नेक्स्ट प्रोजेक्ट कौन सा है? अभी हम एक फिल्म पे काम कर रहे हैं। इसका नाम तो मैं रिवील नहीं कर सकती हूँ क्योंकि वो अभी स्टार्टिंग हो रही है। अनुपम खेर जी के साथ है जी। 80s और 90s की एक स्टोरी है। उस ईरा को पूरा बनाना है हमें, जिसके ऊपर काम चल रहा है। तो देखिए, आएगा तो दुनिया जरूर जानेगी। ये कारवा जो वहां से शुरू हुई थी यहाँ तक आके पहुंची है। हाँ, बिल्कुल पहुंची है। बस यही चल रहा है। बस यही चल रहा है और इसे चलने दीजिए। यही चलता रहेगा। हर दिन नए सपने के साथ हम जगेंगे और बनाएंगे उसको। हर दिन नए सपने के साथ आप जगेंगे और नई नई कहानियां को रचेंगे। सही। तो ठीक है प्रिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे स्टूडियो में आए और इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं प्रार्थना करता हूँ ईश्वर से कि आप बड़े आर्ट डायरेक्टर बने आप इंडस्ट्री के, और बहुत अच्छी फिल्में करें। बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी प्रिया जी की थी जो उन्होंने ही अपनी जुबानी साझा की। और प्रिया जी, आप हमारे सुनने वालों के लिए कोई खबर देना चाहेंगे? ज़रूर। सपने देखो, सपने पूरे होते हैं। हर इंसान को हर दिन सपने देखने चाहिए, क्योंकि सपने देखोगे तो ही पूरे होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जी। बहुत अच्छी बात कही आपने कि सपने देखो, सपनों पे चलो। जो सपना देखता है उसी का सपना पूरा होता है। वो लोग क्या जिएंगे जो घर में बैठे हैं। लड़ाई के मैदान पे आओ और दिल की सुनो और लड़ो, तभी तो जीतोगे। घर बैठ के क्या करोगे? तो सपने देखो, सपनों पे अड़े रहो, उसके लिए ईमानदार बनो, उसके लिए मेहनत करो, उसके लिए बोलते हैं ना, लगन लगाओ, दिन रात मेहनत करो। ईश्वर तुम्हारे सपने जरूर पूरा करेंगे। ये छोटी सी कहानी दोस्तों आपके सामने रखने का उद्देश्य ये था कि आप जीवन में आगे बढ़ें।
मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं और सुनते रहिए, देखते रहिए, जानते रहिए, क्योंकि मैं कोई और नहीं, मैं आपका दोस्त संजू के बैनर्जी, जो सुनाता हूं आपको ज्ञान की बातें। मैं जल्द लौटूंगा और आपको लिए चलूंगा एक और ज्ञान के पथ पे। बस मैं आ रहा हूं।